के नए चीफ जस्टिस की पूरी कहानी। जी हाँ, देश को अपना 53वां मुख्य न्यायाधीश मिल गया है। और पता है, ये नियुक्ति कई मायनों में बहुत खास है। ये वाकई में एक ऐतिहासिक पल है, क्योंकि जस्टिस सूर्यकांत हरियाणा से आने वाले पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो इस इतने बड़े पद पर पहुंचे हैं। तो आखिर कौन है जस्टिस सूर्यकांत और कैसा रहा है उनका अब तक का सफर? आइए उनके कार्यकाल से जुड़ी कुछ खास बातों पर एक नजर डालते हैं। तो ये हैं कुछ ज़रूरी तारीखें। जस्टिस सूर्यकांत 24 नवंबर 2025 को भारत के 53वें चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ लेंगे और उनका कार्यकाल लगभग 15 महीने का रहेगा, 9 फरवरी 2027 तक। लेकिन ये तो सिर्फ तारीखें हैं, है ना? असली कहानी तो उनकी पूरी यात्रा में छिपी है, और इससे समझने के लिए हमें उनके बचपन और शुरुआती दिनों में वापस जाना होगा। ये एक लाइन ही जैसे उनकी पूरी कहानी बयां कर देती है। सोचिए, एक छोटे से गांव के स्कूल से देश की सबसे बड़ी अदालत तक का सफर। यही बात तो उनकी कहानी को इतना खास बनाती है। उनका जन्म हुआ था 1962 में हरियाणा के एक छोटे से गांव पेटवाड़ में। पढ़ाई की शुरुआत भी गांव के ही स्कूल से हुई। फिर हिसार के गवर्नमेंट कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। इसके बाद उन्होंने रोहतक और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई पूरी की और वहां भी हमेशा अव्वल रहे। चलिए अब देखते हैं कि पढ़ाई पूरी करने के बाद उनका प्रोफेशनल सफर कैसे और कहां से शुरू हुआ। अब देखिए उनका करियर ग्राफ कितना दिलचस्प रहा है। सफर शुरू हुआ 1984 में एक जिला अदालत से। फिर साल 2000 में वो हरियाणा के सबसे कम उम्र के एडवोकेट जनरल बने, यानी उस वक्त के राज्य के सबसे बड़े सरकारी वकील। इसके बाद एक सीढ़ियां चढ़ते गए। पहले पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में जज बने, फिर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और आखिरकार 2019 में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। तो एक जज के तौर पर उनकी सोच कैसी है, ये जानने का सबसे अच्छा तरीका है उनके कुछ बड़े ऐतिहासिक फैसलों को समझना। अगर उनके फैसलों को ध्यान से देखें तो एक बात साफ उभर कर आती है, और वो है जेंडर जस्टिस, यानी लैंगिक न्याय के लिए उनकी मजबूत सोच। मिसाल के तौर पर उन्होंने एक महिला सरपंच को न्याय दिलाया था, जिसे बहुत गलत तरीके से पद से हटा दिया गया था। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने तो बार एसोसिएशन में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें रिजर्व करने का आदेश भी दिया। ये फैसले दिखाते हैं कि वो जमीनी स्तर पर बदलाव लाने में यकीन रखते हैं। इससे एक बहुत ही जरूरी सवाल उठता है, जब बात सरकार की शक्ति और आम नागरिक के अधिकारों की आती है, तो वो इस संतुलन को कैसे देखते हैं? यहाँ हमें एक बहुत ही बैलेंस्ड नजरिया देखने को मिलता है। एक तरफ वो उस बेंच का हिस्सा थे जिसने सेडिशन लॉ यानी राजद्रोह कानून के तहत नई एफआईआर दर्ज करने पर रोक लगाई, तो वहीं दूसरी तरफ पेगासस जैसे मामलों में उन्होंने इस बात पर चिंता भी जताई कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर न्यायिक जांच से कैसे बचा जा रहा है। नागरिक अधिकारों के अलावा उनके फैसले शासन यानी गवर्नेंस और संस्थाओं की जवाबदेही जैसे बड़े मुद्दों पर भी काफी रोशनी डालते हैं। उनके कुछ और बड़े फैसलों में शामिल हैं जम्मू कश्मीर से जुड़े आर्टिकल 370 को हटाने के फैसले को सही ठहराना, बैंकों और रियल एस्टेट डेवलपर्स के बीच की मिलीभगत की सीबीआई जांच का आदेश देना और सैनिकों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन पॉलिसी का समर्थन करना। तो इन सभी बातों से हमें क्या समझ आता है? एक जज के तौर पर उनकी पहचान क्या है और उनके कार्यकाल से हम क्या उम्मीदें रख सकते हैं? चलिए समझते हैं। देखिए, कानून के जानकार अक्सर उनके काम करने के तरीके को जमीन से जुड़ा हुआ कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी जड़ें गांव से हैं, और शायद यही बात उन्हें न्याय और कानून की एक गहरी और सदी हुई समझ देती है। तो अगर हमें संक्षेप में समझना हो तो ये 4 बातें उनके नेतृत्व की पहचान हो सकती हैं। बहुत सुलझा हुआ ज्ञान, कानून की गहरी समझ, जमीन से जुड़ा नजरिया और सबसे जरूरी, कमजोर लोगों तक न्याय पहुंचाने पर उनका जोर। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है ना, कि गांव की जड़ों से जुड़ा एक चीफ जस्टिस एक तेजी से बदलते डिजिटल होते भारत के भविष्य को आखिर कैसे आकार देगा? ये एक ऐसी विरासत होगी जिस पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी।